गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? ठीक हो सब? तो हमने कल वेव्स के बारे में पढ़ा था और साउंड के बारे में पढ़ रहे थे, ध्वनि। लाउडनेस, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस ऑफ साउंड, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? माध्यम के कणों के कंपन कर रहे आयाम के पर निर्भर करती है। यह हो गया था अपना। सामान्य बात। और आप लाउडनेस किस में मापते हो, मेजर करते हो? डेसिबल में। किस में? डेसिबल, डीबी में, डेसिबल में। किस में मेजर करते हो? डेसिबल में। जो आप बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर, सामान्य बातचीत कर रहे हैं, तो कितने डेसिबल का शोर होता है? 50 डेसिबल। अरे 20 नहीं, 20 कौन बोला? हाँ? ये 10, 15, 20 तो लाइब्रेरी का होता है, जिसमें तुम बातें करते हो ना, थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहती है। तो 50 डेसिबल सामान्य कन्वर्सेशन, 50 डेसिबल सामान्य बातचीत, सामान्य बातचीत। कितना डेसिबल? 50 डेसिबल। जब आप सामान्य बातचीत करते हो तो कितने डेसिबल का शोर होता है? 50 डेसिबल का। पचास से 80 तक तो ठीक है, लेकिन 80 से ऊपर, उससे अपन नॉइज में, पोल्यूशन में काउंट करते हैं। 80 डेसिबल से ऊपर के शोर को, 80 डेसिबल के ऊपर का शोर, नॉइज। बहुत ज्यादा शोर शराबा होता है, जैसे ट्रैफिक। ट्रैफिक पे देखते सुनते हो आप? ट्रैफिक पे हॉर्न, सायरन, ठीक है, हू हल्ला। वो कितना? 50, 80 डेसिबल लगभग। कितना? अप्रोक्स 80 डेसिबल का, 80 डेसिबल का होता है। इसके बाद नॉइज मतलब पोल्यूशन, मतलब आपके लिए हानिकारक होने लगता है इससे ऊपर की वॉइस। 120 डेसिबल। उसके बाद 120 डेसिबल क्या है? हानिकारक है। मतलब आप ज्यादा समय तक 80 डेसिबल से ऊपर का शोर नहीं सुन सकते, आपको इरिटेशन होने लगेगी। मतलब लगभग आपका जो डीजे होता है ना, वो होता है 100, 110, 100, 110 डेसिबल के बीच उसकी लाउडनेस होती है, कि आप सुन सकते हो सारा दिन। लेकिन मैक्सिमम कितना सहन कर सकते हैं, किस शोर तक सहन कर सकते हैं? तो 140 डेसिबल तक। 140 डेसिबल। ये अलग अलग क्षमता होती है, किसी की अलग होती है, किसी की अलग होती है। मतलब कोई बंदा ऐसा 110 पर, 110 डेसिबल भी नहीं सुन सकता, उसे हार्ट अटैक आ जाएगा 110 पे ही, ठीक है। कोई सुन सकता है 120 तक, लेकिन ज्यादा नहीं सुन सकता। तो मैक्सिमम जो है 140 तक सहन कर सकता है। मतलब एक बताया, एवरेज बताइए कि सहन कर सकता है, लेकिन होता नहीं है, बहुत ज्यादा शोर हो जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे, सामान्य बातचीत के लिए कितना, कन्वर्सेशन के लिए कितना डेसिबल का शोर होता है? 50 डेसिबल का। मतलब डीजे आपका जो लाउडनेस है वो लगभग 90-100 के बीच रहता है, 80 से ऊपर, 120 से ऊपर, 120 तक तो मतलब इतना भयंकर शोर होता है कि कान के जो आपका होता है ना पर्दे, उसको भी इफेक्ट डालता है। तो ये है लाउडनेस। क्या है ये? लाउडनेस। आपसे पूछे लाउडनेस किस
मतलब किस पर निर्भर करती है, कणों के कंपन करे आयाम पर निर्भर करती है। लाउडनेस होता है शोर। सामान्य बातचीत 50 डेसिबल का, जैसे आप बातचीत कर रहे हैं। लाइब्रेरी का होता है लगभग 10-15 डेसिबल होता है। और जो आपका मतलब ट्रैफिक का शोर होता है, हु हल्ला होता है, सुना ना कहीं, वो कितने डेसिबल का, 80 डेसिबल से ऊपर का, लगभग 80 डेसिबल। यह है लाउडनेस। अब आपका है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, प्राध्वनिक वस्तु। प्राध्वनिक वस्तुएं, प्राध्वनिक वस्तुएं, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। अब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुना है कभी नाम? सुना है क्या? सुपरसोनिक क्या होती है, प्राध्वनिक वस्तुएं क्या होती है, लिखो इसकी परिभाषा लिखो। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, प्राध्वनिक वस्तुओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी वस्तु जिसकी चाल, ऐसी वस्तु जिसकी चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो, जिसकी चाल ध्वनि की चाल से भी अधिक हो। उसे क्या कहते हैं? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट कहते हैं, प्राध्वनिक वस्तु कहते हैं। जैसे ध्वनि की चाल कितनी होती है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, बोलो? स्पीड ऑफ साउंड 334 मीटर प्रति सेकंड। नहीं बताया? क्यों? कौन कहता नहीं बताया? अच्छा, मैंने ये बताया था सॉलिड में इतनी होती है, लिक्विड में इतनी होती है, वैक्यूम में इतनी होती है, एयर में इतनी होती है, नहीं लिखाया? पीछे जाके देखो। हाँ, 5500, 1400, 1500 की अप्रोक्स होती है। 343, 334, ये 22 डिग्री सेल्सियस पे है, ठीक है? ये 22 डिग्री सेल्सियस पे दिया मैंने आपको, ठीक है? 334, 343 22 डिग्री पे, तो ये जीरो पे है, फिर ये जीरो पे है। लिख लो 343, लिख लो 22 पे, तो 334 जीरो पे होता है। मतलब अप्रोक्स 334, 343, 40 के अप्रोक्स होती है एयर में। तो मान लो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, 0 डिग्री का है तो 334 हो जाएगी, 22 का है तो 343 हो जाएगी, ठीक है? अप्रोक्स आप 343 मान लो चाहे 334, वो आपकी इच्छा है। इस स्पीड से ऊपर की कोई स्पीड है ना, जैसे मान लो 0 पे मान लो मैं 334 है, मान लो 334 है, यदि 334 ये ध्वनि की चाल है, यदि इससे ऊपर किसी वस्तु की चाल है तो उसे क्या कहोगे आप? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। जैसे नाम सुना आपने कोई सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट का? नाम सुना है क्या? सुनते क्या हो फिर आप? क्या? मिसाइलें, ये तो सुना होगा। ब्रह्मोस का नाम सुना है? ब्रह्मोस कैसी है? सुपरसोनिक है। कैसी है?
सुपरसोनिक है। ब्रह्मोस नाम सुना है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक है। किस देश की मिसाइल है? भारत की। और किसके साथ उन्होंने ये डेवलप किया था ब्रह्मोस को? किसके साथ? रूस के साथ। किसके साथ किया था? रूस के साथ। तो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट ऐसी मिसाइलें हैं जिनकी ध्वनि की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो, मिसाइलें आती है इसमें। अच्छा, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट तो वो है जिसकी ध्वनि की चाल से अधिक हो। अब कोई मिसाइल ऐसी भी होगी या कोई वस्तु ऐसी होगी, वस्तु मान लेते हैं आप, जिसकी स्पीड ध्वनि की चाल से कम हो, उसे क्या बोलोगे आप? सबसोनिक। क्या बोलोगे? सबसोनिक। तो इसको अपन दर्शाते हैं मैक नंबर से, मैक संख्या से। मैक संख्या, तो मैक संख्या क्या होती है? मैक नंबर, मैक संख्या, मैक संख्या। वस्तु की चाल यानी स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड स्पीड ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की वस्तु की चाल, वस्तु की चाल भाग में ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। तो मैक नंबर क्या बताता है कि कोई वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है या कम है। इनका क्या दिखाता है? एक रेशो दिखाता है। क्या बताता है? रेशो। यानी किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से ज्यादा है या कम है या बराबर है, तो ये कौन बताता है? ये एक प्रकार का रेशियो है और इसे क्या बोलते हैं? मैक नंबर। क्या बोलते हैं? मैक नंबर, मैक संख्या। क्या ये बात समझ आ गई? अब मैं आपसे पूछ लूं कि मैक नंबर, मैक संख्या का मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? ऑप्शन दूं? दें क्या ऑप्शन? वेरी गुड। ऑप्शन ए है मीटर, ऑप्शन बी है मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन सी है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। मैक नंबर का, मैक संख्या का मात्रक क्या है, किस में मेजर करेंगे? आपके पास चार ऑप्शन है। बोलो जल्दी। ऑप्शन आपके सामने है। क्या? डी, नन ऑफ दीज। इधर भी बी, बी क्या? मीटर प्रति सेकंड। डी? अरे एक बात बताओ, मैक नंबर क्या है? मैक संख्या है क्या? रेशो है, अनुपात है। अनुपात की कोई यूनिट होती है? होती क्या यूनिट? तो फिर, और पहली बात तो वस्तु की चाल है, वस्तु की चाल है किस में मापते हो? मीटर प्रति सेकंड में। ध्वनि की चाल किस में मापते हो? तो यहां से तो यूनिट कट ही जाएगी, आएगा क्या? कुछ नहीं आएगा। मैक नंबर एक रेशियो होता है। किसी का मैक नंबर 1 है, किसी का 1.5 है, किसी का 2 मैक नंबर है, किसी का 3 है, किसी का 5 है, किसी का 5.8 मैक नंबर है। क्या ये रेशियो है? और ये रेशियो क्या बताता है कि किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कितनी ज्यादा है, कम है या बराबर है। यदि किसी का मैक नंबर 1 है तो मैं क्या कह सकता हूं? वेरी गुड। ध्वनि की चाल वस्तु की चाल के बराबर है। मैक नंबर तभी 1 आ सकता है। तो मैक नंबर 1, मैक नंबर 1 तो क्या होगा? ध्वनि की चाल वस्तु की चाल के बराबर है।
ये क्या रिलेशन दिखाता है, क्या रिलेशन दिखा रहा है ये? मेक नंबर एक से कम है, एक से कम है मतलब 0.8, 0.3, 0.2, इसका मतलब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से कम है। इसको बोलते हैं सबसोनिक ऑब्जेक्ट या सबसोनिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? सबसोनिक ऑब्जेक्ट। जिसका मेक नंबर एक से कम है उसे बोलते हैं सबसोनिक सबसोनिक ऑब्जेक्ट। सबसोनिक ऑब्जेक्ट। किसी का मेक नंबर एक है तो इसका मतलब उस वस्तु की चाल ध्वनि की चाल के बराबर है, और एक से कम है तो उसे बोलते हैं सबसोनिक ऑब्जेक्ट। और मैक नंबर एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है लेकिन 5 से कम है, लेकिन 5 से कम है। मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि किसी का मेक नंबर 1 से 5 के बीच हो, कोई मेक नंबर 1 से 5 के बीच है, उसे बोलते हैं सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट क्या बोलेंगे? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। अच्छा, किसी का मेक नंबर 5 से भी ज्यादा हो सकता है क्या? है भी? किसी का मेक नंबर 5 से ज्यादा हो सकता है? हो सकता है। मैक नंबर हो 5 से ज्यादा उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक यानी इसकी स्पीड ध्वनि की चाल से 5 गुना होगी या 5 गुना से ज्यादा। यानी ध्वनि की चाल 334 मीटर प्रति सेकंड मानते हो आप, लेते हो 334 को, तो इसका 10 गुना कितना हो जाएगा? 3400। 3400 मीटर प्रति सेकंड, मतलब इस ध्वनि से इस चाल से जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? हाइपरसोनिक। क्या कहलाएगा? हाइपरसोनिक, क्योंकि वहां मेक नंबर 10 आएगा। क्या आएगा? मेक नंबर 10, यानी 5 से ज्यादा। मेक नंबर 5 से ज्यादा है, 5.8 है, 6 है, 7 है, उसे बोलते हैं हाइपरसोनिक। 1 और 5 के बीच में है, 1.2, 1.3, 1.4 या 2, 3, 4, तो उसे बोलते हैं सुपरसोनिक। 1 से कम है तो सबसोनिक। आपसे क्या पूछता है? लगभग इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं सुपरसोनिक से, कि यदि मैक्स नंबर 3 है या फिर 2.4 है तो वह ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? सबसोनिक ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट, ट्रांससोनिक ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा? सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट। पता चल गया? लिख लिया क्या?
लिख लिया क्या? आगे लिखो इको। क्या होता है इको? प्रतिध्वनि इको, सुना इको आपने कभी? है? सुना इको? अरे मूवी में सुना होगा, कोई पहाड़ी पर जाता है, वो आवाज लगाता है ना, मतलब किसी का नाम लेकर पुकारता है। किसका नाम लेता है? मतलब कुछ भी बोलेगा वो, तो उसे दोबारा वो सुनाई देगा। ठीक है, किसी का नाम लेता है, एक बार पुकारता है, दोबारा उसे सुनाई देगा। ठीक है, या ऐसा होगा कि मतलब कुआं वगैरह है, वहां बोलते हो, बहुत ट्राई किया हमने तो वहां पर आप बोलो तो आपको इको सुनाई देगी। या पहाड़ी एरिया में चले गए, खाली कमरे में वो इको नहीं होती, वो रिवर्बरेशन होती है, गूंज होती है वो। ठीक है, खाली कमरे में जो कह रहे हो ना, वो गूंज होती है, वो अलग चीज है। ठीक है, वो गूंज तो ऐसा होगा कि आपने एक बार बोल दिया, वो मतलब जैसे आपने बोला वो स्लो मोशन में होएगा। लेकिन इको क्या होती है, जैसे आप बोल रहे हो वैसा का वैसा आपको सुनाई दे वापिस एट ए टाइम, वो होता है इको। और गूंज होती है कि एक शब्द आपने बोल दिया, वो लंबे समय तक वही वही गूंजेगा, वो होती है गूंज। इको होती है कि जैसा आपने बोला है वैसा का वैसा शब्द आपको वापस सुने, तो उसे बोलते हैं इको प्रतिध्वनि। जैसे पहाड़ों में या फिर होता है कई बार आप सुनते हो कि इको सुनाई देती है, प्रतिध्वनि, ध्वनि की पुनरावृत्ति, मतलब ध्वनि का दोबारा से सुनना। तो इको सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता, यानी साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, लाइट वाला ही है सिस्टम। लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, तो इसमें क्या है, साउंड रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, यानी ध्वनि टकराकर, यानी दीवार से टकराएगी, आप तक आएगी वापस, या किसी वस्तु से टकराकर वापस आएगी। तो तब कमरे के अंदर अपन बैठे हैं, तो यहाँ इको क्यों नहीं क्रिएट हो रही, इको क्यों नहीं हो रही? क्या ऑब्जेक्ट से टकराकर भी तो इको बन सकती है। तो इसके लिए एक कंडीशन होती है कि परावर्तक और श्रोता, यानी जहां से रिफ्लेक्ट होकर साउंड आई है उसके, और जो सुनने वाला श्रोता, अच्छा बोलेंगे हम तो सुनेंगे हम ही ना, तो श्रोता हम है और रिफ्लेक्ट टकरा के वापस आई है, उसके बीच की न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। उससे ज्यादा हो तो भी इको पैदा होगी, उससे कम होगी तो इको पैदा नहीं होगी, इको नहीं सुन सकते आप। तो लिखो परावर्तक और श्रोता के बीच प्रतिध्वनि सुनने के लिए प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए परावर्तक और श्रोता के बीच न्यूनतम दूरी 17.15 मीटर होनी चाहिए। मतलब 17.15 मीटर दूरी होनी चाहिए परावर्तक और, मतलब आपको आपकी इको सुननी है तो जहां आप खड़े हो उससे दूर कोई दीवार है, कोई पहाड़ी है, तो वो 17.15 मीटर दूर कम से कम होनी चाहिए। इससे कम यदि है, 16 पे है, तो आपको इको नहीं सुनाई देगी। 17 से 0.15 से ज्यादा है तो सुनाई दे देगी।
या 17.15 तो मिनिमम होनी चाहिए। तो इसका मतलब मान लो ये कोई दीवार है और ये आप हो, आपको इको सुननी है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आएगी ना, तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.15 मीटर होनी चाहिए। ये डिस्टेंस होनी चाहिए बीच में, तभी इको सुन सकते हो। समझ आ गई? जैसे इसको कन्फर्म करने के लिए टाइम कितना लगता है, टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। समय क्या होना चाहिए? 0.1 सेकेंड। समय कैसे? मतलब कम से कम 0.1 सेकेंड का समय होना चाहिए। जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आपको समझ आ रही है? मतलब मेरे बोलने में अंतर 2 या फिर 1 सेकेंड का है। कम से कम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का अंतर तो होना ही चाहिए। मतलब मैं कुछ बोल रहा हूं, इसके बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर है, तो आपको समझ आ जाएगी मैं क्या बोल रहा हूं। यदि आप ये अंतर कम कर दो इससे भी, तो क्या समझ आ जाएगी? जैसे काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 0.1 सेकेंड का समय बन रहा है। यदि मान लो, समझ आया क्या? आया समझ? तो 0.1 सेकेंड से भी कम बोलने का समय लगेगा ना, तो समझ नहीं आएगा कुछ भी। तो समय कितना होना चाहिए कम से कम? मतलब उस बात को समझने के लिए, सुनने के लिए कितना समय होना चाहिए? 2 शब्दों के बीच अंतर कितने का टाइम का होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। अब लगातार बोलोगे 0.1 से अंतर नहीं लगेगा, समझ में नहीं आएगा बंदे की क्या कह रहे हैं। तो टाइम कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड का। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है? 334 मीटर पर सेकेंड। 334 लेना, यहां मैंने 17.15 लिख दिया ना, 340 से कुछ और लिखना पड़ेगा फिर यहाँ। फिर वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। हाँ 22 डिग्री पे होता है, लेकिन आपको एक 334 मानना है। एक बार 334 मानो तो 334 मीटर प्रति सेकंड। अब मेरे को बताओ, ये टाइम है, ये स्पीड है, तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? स्पीड कितनी है? 334 मीटर प्रति सेकंड। और टाइम कितना है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 33.4। ये आएगा क्या इसमें मल्टीप्लाई करने पे? तीन सौ 343 से करके देखना एक मिनट इसको मल्टीप्लाई। तो 343 लेना पड़ेगा, फिर 34.30 आ रहा है क्या? 343 ले लो, फिर 343 ले लो। यहां एयर ऑफ स्पीड क्या ले लो? 343, जो कितनी है? 22 डिग्री टेम्परेचर पे है। तीन सौ 43 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको मल्टीप्लाई करना, स्पीड इनटू टाइम, कितना आएगा? 34.30। मतलब डिस्टेंस कितनी आ गई? 34.30। मतलब साउंड के जाने की दूरी और रिफ्लेक्ट होके आने की दूरी कितनी होगी? 34.30। जाने और आने की दूरी है, तो इस व्यक्ति यानी श्रोता और परावर्तक के बीच कितनी दूरी हो जाएगी? इसकी आधी हो जाएगी, 17.15।
क्या ये बात समझ आ गई? समझ आई क्या? ठीक है भाई। अब आपसे कुछ पूछ ले, जैसे कि मान लो ऐसे पूछ ले, क्वेश्चन पूछ ले कि पूछता तो नहीं है, इतना हाई लेवल नहीं है, लेकिन फिर भी वो पूछ ले कि मान लो किसी दीवार के पास बेल बजी, घंटी बजी, उस घंटी को बजने में समय जो लगा वो 0.5 सेकंड का लगा, और ध्वनि की चाल थी 334 कर लो यहाँ आप, वो आपको देगा ध्वनि की चाल 334, 350, 360 कुछ भी, ठीक है। यदि नहीं देगा तो आपको 343 और 34 दो वैल्यू रख के देख लेना, ऑप्शन में जो मिले उस पर टिक कर देना। लेकिन वो आपको ध्वनि की चाल देगा 330, 34, 35 या 60, 70 कुछ भी दे, तो आप क्या करोगे डिस्टेंस निकालने के लिए? 0.5 सेकंड दिया और जो ध्वनि की चाल दी उसकी मल्टीप्लाई कर दो, जितना आएगा उसका आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। या ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाऊं क्या? कुछ करवाने की जरूरत है? नहीं करवाने की जरूरत ना। तो सोनार वाला आपने एक अल्ट्रासोनिक वेव में मैंने सोनार करवाया था, सोनार नाम सुना था आपने? सोनार फुल फॉर्म क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार। सोनार का यूज कहां करते हैं? समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का यूज करते हैं। समुद्री जहाजों में सोनार का यूज करते हैं ताकि नीचे कोई सबमरीन हो तो पता चल जाए, या फिर समुद्री जो जहाज चलते हैं नीचे, सबमरीन वगैरह चलती है, वो यूज करते हैं ताकि कोई सामने कोई दीवार ना हो, कोई पत्थर ना हो। इसके लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का। अब सोनार क्या फंक्शन करता है? सोनार अल्ट्रासोनिक वेव पे आधारित है। जब वो अल्ट्रासोनिक वेव किसी मतलब सामने पत्थर है तो वहां से टकरा कर वापस आएगी, तो उन्हें पता चल जाए कितने टाइम में आ रही है, उसकी स्पीड क्या है, तो वहां से वो डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस आएगी, उसकी आधी कटेगी, इतनी मीटर पे कुछ ना कुछ मतलब पत्थर वगैरह है, तो अपना यू टर्न ले लेंगे। तो वो सोनार में क्या है, सोनार का यूज करते हैं। और सोनार किस पे आधारित है? अल्ट्रासोनिक वेव पे। और सोनार का यूज कहाँ करते हैं? समुद्र की गहराई मापने में, या फिर समुद्र में सबमरीन चलते हैं उन्हें अपना रास्ता देखने के लिए, सामने कुछ पत्थर वगैरह ना हो जिसे टकराना जाए, तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? सोनार का। और सोनार फंक्शन क्या करता है? भाई इको में जो आपको समझाया था ना, वही फंक्शन करता है। यानी वेव जाएगी, टकरा कर आएगी, समय अब उसके पास होगा, और स्पीड उसकी वेव की होगी, वो कैलकुलेशन कर लेगा इतनी मीटर की दूरी है टोटल, उसकी आधी कर देगा, इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। समझ आ गई ये बात? आई क्या? आगे है रिवर्बेशन, गूंज। रिवर्बेशन, गूंज। रिवर्बेशन, गूंज। अब गूंज क्या होता है? इको तो होती है प्रतिध्वनि जो आप सुन रहे हो, मतलब एक होता है गूंज, मतलब आप बोलो कोई शब्द और वो बहुत देर तक सुनाई दे, स्लो मोशन में सुनाई दे, मतलब बहुत देर तक उसकी आवाज गूंजे, आप कहते हैं ना गूंज रहा है कुछ ना कुछ, वो होती है गूंज। अब गूंज कब बनेगी? खाली कमरे में। वेरी गुड। मतलब यहाँ से बेंच वगैरह सारी बाहर निकाल दें, सारे कुछ, तो वहाँ खाली कमरा होगा, तो यहाँ बोलेंगे तो क्या है? गूंज। मतलब क्या है, आप जो बोल रहे हो वो इधर से भी टकरा के आएगा, इधर से भी टकरा कर, ऊपर से भी टकरा कर, नीचे से टकरा कर, एक मिक्सर सा हो जाएगा, उसे बोलते हैं गूंज। क्या बोलते हैं? रिवर्बेशन, गूंज। अब थिएटर्स में, थिएटर्स खाली होते हैं, वहाँ वो मतलब रूम गूंजे ना, रिवर्बेशन ना हो, इसके लिए वो क्या करते हैं? हाँ, फाइबर वगैरह, काठ वगैरह वो रखते हैं ना, वो मतलब प्लाई के रखते हैं, उसमें होल होते हैं ताकि जो साउंड आई वो क्या है? अब्जॉर्ब हो जाए, क्या हो जाए? अवशोषण हो जाए। अब यहाँ अपनी आवाज है वो गूंज नहीं रही, क्यों नहीं गूंज रही?
क्योंकि यहाँ बेंच है, मतलब और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो उस आवाज़ को अवशोषण कर रही है, अब्जॉर्ब कर रही है, तो गूंजेगी नहीं। खाली कमरा है तो गूंजेगी वहाँ, क्योंकि वहाँ कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है उस साउंड को अब्जॉर्ब करने के लिए। तो गूंज तो इतना ही है, कुछ खास नहीं है इसमें, बस रिवर्बरेशन। इसके बाद है सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट हो गया था, रिवर्बरेशन होगी थी, इको होगी, लाउडनेस होगी ना, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो, अब ये तो थी साउंड। आपसे पूछ ले कि साउंड किस प्रकार की तरंग, किस प्रकार की तरंग है, मैकेनिकल है, नॉन मैकेनिकल है, मैकेनिकल है, यांत्रिक तरंग है, और यांत्रिक तरंग में भी कौन सी अनुदैर्ध्य तरंग है। अब नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, तो आगे टॉपिक डालो नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव, यांत्रिक तरंगे। नॉन मैकेनिकल वेव। अब नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी होती हैं, तो लिखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नाम है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। अब विद्युत चुंबकीय तरंगे ये निर्वात में चल सकती है या नहीं, वैक्यूम में चल सकती है या नहीं, ये बताओ। क्या आपको मैंने बताया था, मैकेनिकल वेव, नॉन मैकेनिकल वेव। वेव दो प्रकार की होती है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग वो तरंगे हैं जो किसी मीडियम में चल सकती है, वैक्यूम में, निर्वात में नहीं चल सकती। नॉन मैकेनिकल वेव है जो निर्वात में भी चल सकती है और मीडियम में भी चल सकती है। तो नॉन मैकेनिकल वेव क्या है, ये निर्वात में भी चल सकती है, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। तो ये निर्वात में भी चल सकती है, या अयांत्रिक तरंगे ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, वैक्यूम में, निर्वात में। लिखो विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में, आपको पता है निर्वात में चल सकते हैं, वैक्यूम में। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।
विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब इस स्पीड से चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा एक बात बताओ, प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल क्या है? प्रकाश की चाल क्या है? 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड भी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है और प्रकाश की चाल भी 3 गुना 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। इसका मतलब लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है फिर? तो प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? विद्युत चुंबकीय तरंग का। तो प्रकाश भी क्या है? इसका एक एग्जाम्पल है। तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अच्छा ये कलर अच्छी लग रही है नहीं लग रही? सही है, सही बताना किसको सही लग रही है? ग्रीन और येलो। अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे? अरे बहुत सेंसिटिव कलर है ये, इरिटेशन नहीं करते। एक तो व्हाइट को देखो, एक इन कलर को देखना, इन रंगों को देखना, ठीक है? ज्यादा ये इरिटेशन नहीं करते, बहुत सेंसिटिव है, आपकी आंखों के लिए सुगराई रंग है दोनों, येलो और ग्रीन। देखना कभी हॉस्पिटल गए हो, वहां पर ग्रीन पर्दे होते हैं, ग्रीन बेड शीट होती है, क्यों? क्योंकि वो पेशेंट को इरिटेशन ना करे। तो कलर भी मैटर करता है लाइफ में। तो ये सुगराई कलर है, तो याद रखना। आपसे पूछ ले सेंसिटिव कलर फॉर ह्यूमन आई, यानी मानव नेत्र के लिए सुगराई रंग कौन से हैं? हरा और पीला, याद रखना। तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। इनका नेचर कैसा होता है? प्रकृति कैसी होती है? यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? यानी अनुदैर्ध्य होती है या फिर अनुप्रस्थ होती है? तो ये ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। कैसी होती है? अनुप्रस्थ। समझ आ गया? ट्रांसवर्स होती है। कैसी होती है? ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। लिख लिया क्या? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी होती हैं? कितनी होती है भाई? 7 होती है। कितनी होती है? 7। पहली कौन सी है? रेडियो वेव। यानी रेडियो तरंगे। दूसरी कौन सी है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। तीसरी कौन सी है? इंफ्रारेड वेव। इंफ्रारेड वेव, अवरक्त तरंगे।
लिख लिया क्या? इसके बाद है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, विजिबल लाइट। इसके बाद है अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इसके बाद है एक्सरे, एक्स किरणें। इसके बाद है गामा रे, गामा किरणें, गामा किरणें। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है और बस जल्दी मत करना, आधा घंटा फोकस रखना। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और गलत करके आते हैं, थोड़ा सा समझना। मतलब 5-7 मिनट में आप पहले समझ गए ना, फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे इससे रिलेटेड, आपके आंसर आने लगेंगे, ठीक है। पर एक बार समझ लेना इस बात को, जैसे मैंने लिखा है इसी तरीके से इनको लिखना है। रेडियो वेव, रेडियो तरंग, माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड अवरक्त तिरंगे, विजिबल लाइट दृश्य प्रकाश, अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें, एक्स रे एक्स किरणें, गामा रे गामा किरणें। अब ये विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट है, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था। किसने बताया था? न्यूटन ने। इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने क्या बताया था? देखो लिखना मत, सिर्फ समझना। इसके बारे में न्यूटन ने बताया था, और न्यूटन ने क्या बताया था कि जिससे आप, अब ये है प्रिज्म, क्या है ये? प्रिज्म, यानी ट्रांसपेरेंट प्रिज्म है। देखा प्रिज्म आपने? अब प्रिज्म में से लाइट गुजारो, न्यूटन ने बताया था कि प्रिज्म में से जब आप लाइट को पास करते हैं, किसको? लाइट को, प्रकाश को, और प्रकाश का रंग कैसा होता है? कैसा होता है? सफेद। प्रकाश का रंग कैसा होता है? सफेद। जब आप इसमें से लाइट पास करोगे तो क्या होगा? तो ये 7 रंगों में टूटेगा। हो गया 7? तो यह 7 रंगों में टूटेगा। न्यूटन ने क्या बताया था? जब आप लाइट को, प्रकाश का रंग कैसा है? सफेद है। जब प्रिज्म से, यानी ट्रांसपेरेंट एक प्रिज्म होता है पारदर्शी, उसमें से पास करोगे लाइट को ना, तो वो 7 रंगों में टूटेगा। तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स, प्रकाश का 7 रंगों में टूटना किसने बताया था? न्यूटन ने। तो प्रकाश कितने रंगों से मिलकर, सफेद प्रकाश यानी श्वेत रंग, सफेद रंग कितने कलर का कॉम्बिनेशन होता है? 7 रंगों का। कितने रंगों का? 7 रंगों का। अब इसमें कौन कौन से कलर होते हैं तो आपने पढ़ा होगा कभी? विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। तो नीचे है, ये होता है वोयलेट, बैंगनी कलर। कैसा होता है? बैंगनी कलर, नीचे वाला V से। आई होता है इंडिगो, आसमानी कलर। B ब्लू, नीला। G ग्रीन, हरा। Y येलो, पीला। O ऑरेंज, नारंगी। R रेड, लाल। तो ये 7 कलर्स होते हैं इसमें। प्रकाश में 7 कलर ये होते हैं, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड।
और इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यानी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका मतलब क्या होता है कि प्रकाश का 7 रंगों में टूटना। 7 रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का 7 रंगों में टूटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। यह बात किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। तो आपसे पूछ ले विजिबल लाइट की खोज किसने की, या फिर विजिबल लाइट के बारे में किसने बताया था? तो न्यूटन ने। इसके बारे में किसने बताया था? न्यूटन ने। किसने बताया था? न्यूटन ने। कितने कलर? 7 कलर। क्या ये बात समझ आई? अब आपसे पूछ ले, चलो इनकी खोज बाद में बताऊंगा, एक बार इसको समझना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। ये लिख लिया क्या? लिख लो एक बार 2 मिनट, कोई नहीं। ये लिख लेना, मैं सारा रफ करूंगा थोड़ी देर में अभी। दृश्य प्रकाश विजिबल लाइट कैसा होता है? व्हाइट कलर की होती है। किसने बताया था? न्यूटन ने बताया था। और इसे प्रिज्म से गुजरा तो 7 रंगों में टूटी। इसे कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर्स। लिख लिया क्या? रेडियो वेव, और फिर कौन सी थी भी? माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड वेव। आईआर से लिख दूं, समझ जाओगे? अवरक्त किरणें, फिर विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश, फिर यूवी रेज ऐसे लिख दूं, पैराबैंगनी किरणें, फिर भाई एक्स रे, और उसके भी बाद गामा रे। अब ऐसे बताओ मेरे को, विजिबल लाइट कितने कलर में? 7 रंग में। अब ये है वॉयलेट, और ये है इंडिगो, ये है ब्लू, ये है ग्रीन, ये है येलो, और ये है ऑरेंज, और ये है रेड। ऐसे लिख लिया। अब मैंने आपको बताया था वेवलेंथ के बारे में, तरंग धैर्य के बारे में बताया था ना, तरंग धैर्य। अच्छा मेरे को एक आप बता देना कि इन तीनों में से तरंग धैर्य ज्यादा किसकी है? किसकी ज्यादा है? मतलब ये पहली है, ये दूसरी है, और ये तीसरी है, तो किसकी तरंग धैर्य इसमें ज्यादा है?
किसकी है? अरे बोल दो, बीच वाली, दूसरी, पहली, तीसरी, कोई बोल दो। है दूसरी की, दूसरी, सेकंड, फर्स्ट, इधर कौन सी है? पहली, पहली, पीछे सेकंड, वेरी गुड, पहली, सेकंड, तीसरी कोई लेना देना नहीं है यार। अरे पहला किसने कहा? पहले तो बताओ, पहला आंसर किसका है? पढ़ते नहीं तुम। दूसरा किसका है? दूसरा किसका है? हाँ ये महानुभाव। अरे पहला सही है उनका, ठीक है। अच्छा एक बात, वेवलेंथ मैंने क्या बताया था? मतलब दो क्रस्ट के बीच की दूरी या दो ट्रफ के बीच की दूरी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य कहलाती है। दो सुरंग के बीच की दूरी या दो गर्त के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तो यहां दो क्रस्ट तो इतने बन रही हैं, मान लो बिल्कुल ही पास पास नजदीक नजदीक है, यहां इतने हैं, ये नजदीक है, इससे थोड़ी ज्यादा इसकी है, फिर इससे ज्यादा किसकी है? तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा किसकी है? पहले वाली की है। पहले दिन ही करवाया था तरंग दैर्घ्य, ट्रांसवर्स वेव करवाया था तब। और आपको ये बताया तरंग दैर्घ्य मीटर में मापते हैं, और दो क्रस्ट के बीच की, दो लगातार सुरंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो दूरी यहां ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य इसकी ज्यादा है पहले वाली की। समझ आई ये बात? चलो अब देखो, अब आपने रेडियो वेव, माइक्रोवेव, आईआर, विजिबल लाइट, यूवी रे, एक्सरे, गामा रे, ऐसे इस सीक्वेंस में याद करना है। और आपको बता दूं कि तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है रेडियो वेव की, उससे कम माइक्रोवेव की, उससे कम इंफ्रारेड वेव की, उससे कम विजिबल लाइट की, और विजिबल लाइट में सबसे ज्यादा किसकी तरंग दैर्घ्य होती है? तो लाल रंग की। सबसे कम विजिबल लाइट में किसकी तरंग दैर्घ्य होती है? तो बैंगनी कलर की। सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसकी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? तो गामा किरणों की। तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, मैक्सिमम वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, तरंग दैर्घ्य सबसे कम। तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा किसकी है? रेडियो वेव की। फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अच्छा, विजिबल लाइट में सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? सबसे कम। क्या ये बात समझ आ गई? यदि मैं ऐसे बोल दूं कि सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है, मैं आपको दे दूं, देखो सबसे अधिक तरंग, सुनो क्वेश्चन एक बार, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसकी है? मैं आपको ऑप्शन दे दिया, बैंगनी कलर की, गामा किरणों की, एक्स किरणों की, यूवी किरणों की। बैंगनी किरणों, बैंगनी रंगों किसकी? बैंगनी कलर की। बस, तो इस सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे जैसे नीचे आओगी ना तरंग दैर्घ्य कम होती जाएगी, घटती जाएगी। और तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा, उसकी आवृत्ति सबसे कम। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, आवृत्ति सबसे कम।
आवृत्ति सबसे कम। और आवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी होगी? गामा किरणों की। सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी? गामा किरणों। किसकी? गामा किरणों की। तो ये तो तरंग दैर्घ्य तो नीचे जाने पर घटती है, लेकिन आवृत्ति नीचे जाने पर बढ़ती है। जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम। आवृत्ति कम है मतलब 1 सेकंड में 5 दोलन कर रहा है, एक सेकंड में 10 दोलन कर रहा है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी कम है मतलब उसकी जो कैपेसिटी है फ्रीक्वेंसी भी कम है, मतलब 1 सेकंड में एक तो 5 कर रहा है, एक सेकंड में 10 कर रहा है। तो जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा, जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम। अरे ज्यादा नहीं, कम। तो आवृत्ति जिसकी कम है उसकी ऊर्जा भी क्या है? कम है। एनर्जी भी क्या है? कम। और इसकी ऊर्जा ज्यादा। तो गामा किरणों की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा। जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा उसकी आवृत्ति कम, जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम। क्या ये बात समझ आ गई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं 5-10, बस उसके बाद आप स्टॉप कर देंगे। तो आप मेरे को ये बताओ, अच्छा एक और लिख लो इसके साथ ही थोड़ा सा। स्कैटर, मिनिमम स्कैटर्स, कम प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता है? फैलना। प्रकीर्णन क्या होता है? फैलना। किसी पार्टिकल से टकराकर फैलना प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। जिसकी तरंग दैर्घ्य कम होगी उसका प्रकीर्णन क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। अच्छा एक तो तरंग दैर्घ्य मान लो ऐसे है, एक तरंग दैर्घ्य ऐसे है, ज्यादा पार्टिकल से कौन टकराएगा? ये टकराएगा, ज्यादा फैलेगा। तो प्रकीर्णन ज्यादा किसका है? जिसकी तरंग दैर्घ्य कम है। मतलब यहां से तो पार्टिकल यहां निकल जाएंगे इसके, तो ये कम स्कैटर होगा। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम है, उसका प्रकीर्णन कम है। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज्यादा, प्रकीर्णन ज्यादा। और ये बात मैंने आपको रेले स्कैटरिंग करवाया था, रेले प्रकीर्णन करवाया था। जबकि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, और जिस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगी उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा, वो ज्यादा फैलेगा, तो आपको आसमान नीला दिखाई देगा। ये मैंने करवाया था पीछे, पता है? और यदि आपको निकालना हो ना, जैसे याद नहीं रहता ये, मतलब ये सिस्टम याद नहीं रहेगा, तो आप एक बात याद रखना कि आपको स्पीड ऑफ वेवलेंथ करवाया था, तरंग दैर्घ्य की चाल। तो तरंग दैर्घ्य की चाल क्या थी? लैम्डा इनटू में फ्रीक्वेंसी, यानी तरंग दैर्घ्य गुणा में आवृत्ति। अब इस लैम्डा को इधर रखो और फ्रीक्वेंसी इधर जाएगी, तो क्या हो जाएगा? v/f इज इक्वल टू लैम्डा। जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति, तो ये क्या बता रहा है? जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसकी आवृत्ति कम, क्योंकि दोनों इनवर्स है। तरंग दैर्घ्य ज्यादा आवृत्ति कम, और जिसकी आवृत्ति कम उसकी ऊर्जा कम, जिसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा उसका प्रकीर्णन कम। क्या ये बात समझ आ गई? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मान लो मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आप मेरे को बताओ कि लाल कलर, नीला कलर और पीले कलर और हरे कलर में
प्रकीर्णन सबसे ज्यादा किसका होगा? ब्लू कलर का। अरे लाल कौन बोला? वो ऊपर तरंग धैर्य ज्यादा, उसकी प्रकीर्णन कम होगा। तरंग धैर्य जिसकी ज्यादा है उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसकी तरंग धैर्य कम है उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। तो ब्लू कलर का प्रकीर्णन कम है इनके मुकाबले, तो इसका प्रकीर्णन ज्यादा, और इससे ज्यादा प्रकीर्णन वॉयलेट कलर का होगा, बैंगनी कलर का। समझ आ गई? तो आप मेरे को ये बताओ कि रेडियो वेव्स और अवरक्त किरणों में और हरे रंग में और यूवी रेज में एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? किसकी? वेरी गुड, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो। सबसे अधिक विचलन किस रंग का होगा? हंस गए। सबसे अधिक विचलन किस कलर का होगा? अच्छा, ये समझ आ गया क्या? इस पे बाकी आप कल पढ़ेंगे, लेकिन ये देखना एक बार। अच्छा, ये वाला पोर्शन देखो। लाइट जानी कैसे थी? सीधी जानी थी, लेकिन आपको पता है रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है, बताया था ना। कोई लाइट जब एयर से डेंसर में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है, अपवर्तन होता है। और यहां लाइट कहां जा रही? एयर से ग्लास में, कांच में, प्रिज्म में, तो रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा, यानी वो अपने वास्तविक माध्यम से भटक जाएगी। तो इसका वास्तविक माध्यम क्या था? मतलब ये था, ऐसे जानी थी, लेकिन चली कहां गई? इधर इधर इधर। तो बताओ, यहां जानी थी लेकिन यहां तक चली गई, तो सबसे कम विचलन किसका हुआ? रेड का। सबसे ज्यादा किसका विचलन हुआ? बैंगनी कलर का। ये समझाना चाहता था। क्या समझ आया? ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।